Radhe Radhe. Hello everyone. So let's begin with a new episode Romantic Night. वो आज सुनकर पलट और देखा तो देखता ही रह गया। दुआ तैयार होकर उसके सामने खड़ी थी। ब्लू कलर की साड़ी उस पर बहुत जच रही थी और उस साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। कंजी आंखों को अपने काजल से सजाया हुआ था। शौर्य बिना पलके झपकाए उसे देख रहा था और वह उसके पास आ गया। अपना एक हाथ उसके हौले से दुआ के चेहरे पे रख छूकर उसे महसूस करने लगा। अभी वो उसकी खूबसूरती में खोआ हुआ था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दुआ की बंद आंखें एकदम से खुल गईं और वो जल्दी से शौर्य से दूर हुई। पता नहीं कौन आ गया, उसके माथे पर सलवटें पटक कर कहा। जाओ देखो, शौर्य एक हाथ से अपना माथा रगड़ते हुए बोला। दुआ दरवाज़ा खोलने चली गई। दरवाजे पर आयशा थी। दुआ ने उसे रोकने की कोशिश की पर वो ज़बरदस्ती दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। दुआ को रात में तैयार देखकर आयशा चौंकती बोली, तू इस टाइम पर इतनी तैयार क्यों है? कहीं जा रही है? और जा भी रही है तो किसके साथ जा रही है? उसने हाथ बांधकर भौहें सिकुड़ कर कहा। तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। कहाँ जाएंगे हम? बस इसे पहन कर देख रहे थे, हम कैसे लगते हैं। दुआ ने नज़र चुराते हुए सफाई दी। अच्छा ठीक है, आंटी ने कहा था सोने से पहले एक बार तुम्हें देख लूँ, इसलिए तुझे देखने आई थी। कल शादी है तेरी, सो जा, ज़्यादा देर तक जागेगी तो डार्क सर्कल्स बन जाएंगी। आयशा ने उस गहरी आवाज़ डालते हुए कहा। आयशा की बातों पर दुआ ने हाँ में सिर हिला दिया। आयशा के जाने के बाद उसने गहरी सांस ली और उसने पूरे रूम में देखा। शौर्य कहीं नहीं था। क्या ये चले गए? बोलते हुए वो बालकनी में गई। उसने बालकनी में से झांका तो देखा तो शौर्य बालकनी में नीचे खड़ा था। आ जाइए आप, कहाँ से कोई देख लेगा आपको, जाइए आप यहाँ से। दुआ ने दबी आवाज़ में कहा। तुम नीचे आओ, शौर्य बोला। तो दुआ ने उसे चौंक कर देखा। हम? और नीचे? नहीं नहीं, कल हमारी शादी है और हमें अपने हाथ पैर तोड़वाने का कोई शौक़ नहीं है। उसने ऊंचाई देखकर साफ इनकार कर दिया। शौर्य ने उसे घूरा तो वो मुंह बनाकर बोली, प्लीज़ शौर्य जी, हमसे नहीं होगा, मैं इसे उछल कूद करना नहीं आता। शौर्य ने स्टेयर्स की तरफ इशारा किया तो उसने बालकनी से गार्डन में लगा रखी थी। दुआ सीढ़ी देखकर बोली, हमसे फिर भी नहीं होगा, हमने वैसे भी साड़ी पहनी है, हम गिर जाएंगे। तुम नीचे आ रही हो या मैं आऊँ? शौर्य ने रूडली कहा। उसे गुस्सा होते देखकर वो बोली, अच्छा हम आ रहे हैं। इतना बोलकर उसने डरते हुए सीढ़ी पर अपना पैर रखा। शौर्य उसे इतना डरते हुए देखकर बोला, डोंट वरी, ट्रस्ट मी, तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। शौर्य की बात सुनकर उसके अंदर कुछ कॉन्फिडेंस आया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और नीचे उतरने लगी, पर तभी उसकी आंखें खोलकर नीचे देखा तो वो अभी भी काफ़ी ऊपर थी। नीचे देखकर उसे चक्कर आने लगे और उसके पैर कांपने लगे। डर में उसका बैलेंस बिगड़ा और वो गिर गई। उसकी आंखें बड़ी हो गईं, पर नीचे आते आते उसके अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी। वो पेड़ से किसी पके फल की तरह नीचे गिर गई। नीचे शौर्य की बाहों में। शौर्य ने उसे गिरते हुए देखकर अपनी बाहें फैला दी थी और वो उसकी बाहों में जा गिरी थी। डर से उसने अपनी आंखें खोली, कसकर बंद करी हुई थी। शौर्य उसके चेहरे पर डर देखकर मुस्कुराता हुआ बोला, जिंदा हो तो तुम आंखें खोल लो अब अपनी। आवाज़ सुनकर उसने आंखें खोली। हम गिरी नहीं, आपने हमें बचा लिया। थैंक यू शौर्य जी, अपने होठों पर पाउट बनाकर कहा और बोलते हुए उसके गले लग गई। शौर्य उसे अपनी बाहों में उठाए हुए ही आगे बढ़ गया। सीट बेल्ट लगाते हुए दौड़ ने पूछा दुआ ने कि हम कहाँ जा रहे हैं? थोड़ी देर में पता चल जाएगा, बोलते हुए उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। कुछ ही देर में शौर्य की कार एक रिजॉर्ट के पास आकर रुकी और दुआ के साथ रिजॉर्ट के अंदर गया। रिजॉर्ट के गार्डन में मंडप जैसा टेंट लगा हुआ था जिसे फूलों से सजाया गया था। उस टेंट में एक साइड से टेबल लगी थी जिसे बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था। उस पर कैंडल चल रही थी। वो दोनों उस टेंट में आ गए। ये रिजॉर्ट किसका है शौर्य जी? दुआ ने नज़रें घुमाते हुए उस रिजॉर्ट को देखते हुए कहा।
तुम्हें अच्छा तो अब ये अब से तुम्हारा सॉरी तुम्हें अच्छा लगा तो अब से तुम्हारा शौर्य एकदम से बोला तो दुआ चौंक गई। हम बस पूछ रहे हैं, हमने ये नहीं कहा कि हमें चाहिए, उसने दुआ के लिए चेयर खींचते हुए कहा। आज हम इस रिजॉर्ट में सिर्फ हम दोनों हैं। क्या सच में? इतने बड़े रिजॉर्ट में सिर्फ हम दोनों? उसने आंखें बड़ी कर उंगली इधर उधर करते हुए कहा तो शौर्य ने पलकें झपका दी। तुम्हें कुछ खाना है? उसने पूछा। नहीं, हमें भूख नहीं है, दुआ बोली। पर मुझे तो लगी है, शौर्य बोला। आपने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया? दुआ ने पूछा। क्योंकि मैं आज का डिनर तुम्हारे साथ करना चाहता था, शौर्य ने उसे देखते हुए कहा। तो आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? दुआ ने थोड़ा गुस्सा करते कहा। वो उठकर उसी प्लेट में खाना सर्व करने लगी। खाना सर्व कर वो जाने लगी तो शौर्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। दुआ ने मुड़कर उसकी तरफ देखा तो शौर्य बोला, मुझे खिलाओगे नहीं? इतना बोलकर उसने उसे अपनी तरफ खींचा तो वो उसके गोद में जा गिरी। आप हमें छोड़ेंगे तभी तो हम आपको खिलाएंगे, उसने उठने की कोशिश करते हुए कहा। क्यों, तुम यहाँ बैठकर भी तो मुझे खिला सकती हो, बोलने के साथ उसने उसकी कमर पर अपनी पकड़ को कस लिया। दुआ समझ गई थी कि शौर्य नहीं मानेगा तो वो उसके गोद में बैठे ही उसे खाना खिलाने लगी। वो खाते हुए उसकी आंखों में ही देख रहा था। इस बीच कब उसकी उंगली उसके दांतों के नीचे आ गई उसे पता ही नहीं चला। दुआ के मुंह में एक तेज चीख निकली तो शौर्य उसमें होश में आया। सॉरी, तुम्हें ज़्यादा लगी तो नहीं? उसने क्यूरियसली होते हुए पूछा। क्या शौर्य जी, आप तो छोटे बच्चे की तरह खाना खाते हैं, दुआ ने मुंह बनाते हुए कहा। शौर्य ने कुछ नहीं कहा और उसकी उंगली को देखने लगा। दुआ उठकर जाने लगी तो शौर्य ने उसकी साड़ी का पल्लू पकड़कर देखा। दुआ रुक गई। उसने पलटकर शौर्य को देखा तो शौर्य ने उसे बाहों में उचकाकर सवाल किया, कहाँ जा रही हो? हम वॉशरूम जा रहे हैं, उसने हाथ दिखाते हुए कहा तो शौर्य मुस्कुरा दिया। वो वॉशरूम चली गई। धीमे धीमे हवा बह रही थी जो वहाँ के माहौल में ताजगी बिखरे हुए थी। शौर्य ने ठंडी हवा को फील करते हुए उसने अपनी शर्ट निकाल दी थी। उसने अपना एक हाथ टेंट के पिलर पर टिका दिया। उसके बाइसेप्स के कट अच्छे से दिख रहे थे। उसकी वो शेप बॉडी बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी। मस्कुलर चेस्ट और उसके हाथों की उभरी हुई नसें उसे हॉट लुक दे रही थी। दुआ वॉशरूम आ गई थी। जैसे ही उसकी नज़र शौर्य पर पड़ी उसके कदम उसके पास आते ही धीमे हो गए। शौर्य की बैग उसकी साइड थी और उसे देखकर धीरे से मुस्कुराई, पर अगले ही पल उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसकी नज़रें शौर्य के पीठ पर गई तो उसके जख्मों के निशान देखकर उसके दिल में दर्द उठा, जिसकी झलक उसकी आंखों में भी दिखी। वो उसके करीब आ गई। उसने शौर्य की चेस्ट पर हाथ लपेटते हुए उसकी पीठ पर अपना सर रख दिया और उसे बाहों में भरे खड़ी रही। शौर्य दुआ के करीब आने से धीरे से मुस्कुराया। उसके हाथों पर अपने हाथ रख उसकी पकड़ को ढीली करते हुए उसकी तरफ मुड़ा। दुआ सर झुकाए खड़ी थी। उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर नज़रों से ही सवाल किया, क्या हुआ? उसने हल्की हंसी होठों पर लाकर हिला दिया तो शौर्य ने उसे अपने सीने में छुपा लिया। उसने अपने जेब से एक छोटा सा रिमोट निकालकर एक बटन प्रेस किया तो दोनों के ऊपर फूलों की बारिश होने लगी। साथ ही एक गाना भी बैकग्राउंड में चलने लगा। धागे तोड़ लाओ चांदी से नूर के, घूंघट ही बिना लो रोशनी से नूर के। और इसी गाने का चलता रहा। दुआ उसे अलग होकर उन फूलों से खेलने लगी। शौर्य उसकी पसंद नापसंद सब जानता था। वो उसे फूलों के साथ खेलते हुए देख रहा था और फूलों की बरसात उसके ऊपर हो ही जा रही थी। और फिर बैकग्राउंड में फिर गाना बजने लगा। आ नींद का सौदा करे, एक ख्वाब दे एक ख्वाब ले। हम बहुत खुश हैं शौर्य जी, उसने स्माइल करते हुए कहा और उसके एक हाथ पर अपना सर रख दिया। उसने धीरे से उसके मेहंदी वाले हाथों को अपने होठों से छू लिया। वो पलटकर उसके ऊपर आ गया। उसकी आंखों में देखते हुए उसके माथे पर अपने होठों को छू लिया।
अब फिर बैकग्राउंड म्यूजिक। उम्रें लगी कहते हुए वो, दो लफ्ज़ थे एक बात थी। वो एक दिन 100 साल का, 100 साल की वो रात थी। शौर्य के छूते ही उसकी आंखें बंद हो गई थी। उसने बंद आंखों से ही उसे महसूस किया जो उसके वो तराशे हुए चेहरे को अपने होठों से छू रहा था। ओ धागे तोड़ लाओ चांदी से नूर की। और इसी तरह से फिर बैकग्राउंड म्यूजिक बजने लगा हल्के हल्के से। जब सख्त होठों ने गुलाब के पंखुड़ियों जैसे होठों पर अपना वर्चस्व स्थापित किया तो बरबस ही दुआ की पकड़ उसकी गर्दन पर कस गई और धीरे धीरे उसके हाथ भी अब शौर्य के बालों में घूमने रहे थे। शौर्य के पीठ पर अतीत के मिले जख्मों पर कुछ प्यार के जख्म भी उभरे थे जो दुआ के नाखूनों से बने थे। और उन जख्मों का एहसास उसे दर्द नहीं दे रहा था बल्कि उसे प्यार की ठंडक दे रहा था। उसके होठों का सफ़र अभी रुका नहीं था। वो तो आज अपनी मनमानी करना चाह रहे थे। वो अपनी गर्दन और सीने से होते हुए उसकी कमर तक आ गए थे क्योंकि आज उन्हें किसी ने रोका नहीं था। वो तो खुद आज उसका साथ दे रही थी। उसके मेहंदी वाले हाथों को चूमकर उसने उसे अपनी मजबूत हाथों की गिरफ्त में ले लिया और उसे अपने वजूद तले पूरी तरह से ढक लिया। हवा के झोंके ने उनके साड़ी के पल्लू को उड़ा दिया जिसने दोनों को ही ढक दिया। लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। एंड आज संगीत और रात में शादी थी। पैरों में पहिए और हाथ में 5G स्पीड से काम चल रहा था। पर्दे के हटते ही सूरज की तेज रोशनी दुआ के चेहरे पे पड़ी और उसने कसमसाते हुए एक लंबी अंगड़ाई लेते हुए उठी। उसने नींद से भरी पलकों को जबरदस्ती खोला और उसके मुंह के सामने खड़े शख्स को देखकर निकला, गुड मॉर्निंग। उसके सामने आयशा हाथ बांधे खड़ी थी और घूर रही थी। उसने सही से आंखें खोलकर देखा तो वो अकेली नहीं थी। उसके अगल बगल राखी और ईशा खड़ी थी और वे सब उसके घूर रही थी। तीनों को घूरता देखकर दुआ कंफ्यूज होते हुए बोली, क्या हुआ, तुम तीनों हमें ऐसे क्यों देख रही हो? तो और कैसे देखे मैडम, जरा अपनी नज़रें घड़ी की तरफ देखकर घुमाओ। आयशा ने बोलने पर दुआ ने घड़ी की तरफ देखा। ओह गॉड, 11 बज गए। हाँ 11 बज गए, बोलते हुए ईशा उसके बगल बैठ गई। दूसरी साइड से चित्रा बैठते हुए बोली, तो बताओ कल रात कहाँ थी तुम और कैसे थी कल की रात? उसकी आंखों में शरारत भरी थी और होठों पर शरारत भरी मुस्कान लिए वो उसे देख रही थी। ये तुम सब क्या बोल रही हो? हम यहीं थे, पूछो आयशा से, वो कल रात हमें देखने आई थी। उसने सामने बैठी आयशा की तरफ इशारे करते हुए कहा तो आयशा तपाक से बोली, हाँ आई तो थी देखने, ये मैडम रेडी शेडी होकर बैठी थी मानो डेट पर जा रही हो। पर हमने तुम्हें बताया तो था। हाँ हाँ बताया था, झूठ बोला था क्योंकि थोड़ी देर बाद मैं फिर वापस आई थी तुझे हल्दी वाला दूध देने, तो तू गायब थी। तेरी जगह बेड पर तकिए सो रहे थे। आयशा की बातें सुनकर दुआ नजरें चुराने लगी तो ईशा ने उसे घूर कर देखते हुए कहा, अब कुछ बोलेगी भी या मौन व्रत धारण कर बैठी रहेगी? उसने बारी बारी तीनों को देखा। वो तीनों ही उसे घूर रही थीं। अच्छा हम बताते हैं, ऐसा घूरना बंद करो पहले हमें, उसने एकदम से झुंझलाते हुए कहा तो शौर्य जी के साथ थे। ओह शौर्य जी के साथ? तू अपनी शादी से एक रात पहले अपने होने वाले पति के साथ डेट पर गई थी? ईशा ने उंगली नचाते हुए कहा तो दुआ ने धीरे से उसकी बात पर सर हिला दिया। तू आएगी कब? चित्रा ने सवाल पर तू आई कब? चित्रा के सवाल पर दुआ ने एक उंगली दांतों के बीच रखते हुए बोली, ये तो हमें भी नहीं पता। क्या? तीनों ने एक साथ चौंक कर कहा, मतलब तुझे पता नहीं घर किस टाइम आई? आयशा ने पूछा तो उसने नाम में सर हिला दिया। क्या लड़की है यार, तू अपने डेट पर ही सो गई थी। ईशा बोली तो उसने सिर फिर से हाँ में सर हिला दिया। चित्रा की नज़र उसके शरीर पर थी।
जो कल क्या तुम यहीं ड्रेस पहन कर गई थी? चित्रा ने कहा तो दुआ ने हाँ में सिर हिला दिया। उसने अभी भी वही साड़ी पहनी हुई थी। वाओ यार, लुकिंग गॉर्जियस। हाउ गुड ही हैव कंट्रोल्ड हिमसेल्फ आफ्टर सीइंग यू, चित्रा ने आश्चर्यचकित से कर कहा तो उसकी बात पर दुआ मुंह बनाते बोली, शट अप यार, कुछ भी बोलती हो तुम सब। जाओ जाकर शावर लो, पहले आंटी तुझे नीचे बुला रही है। सब ब्रेकफास्ट हॉल के लिए निकल रहे हैं, सब बैंकेट हॉल के लिए निकल रहे हैं। हमें भी जल्दी से तैयार होकर निकलना है, आयशा ने उसे देखते हुए कहा। असद दुआ की शादी बहुत अच्छी से करना चाहता था, इसलिए उसने काफ़ी पैसे खर्च करके उसकी शादी के लिए दिल्ली का सबसे फेमस बैंकेट हॉल बुक किया था, जहां दुआ और शौर्य की शादी होने वाली थी। दुआ वॉशरूम में आई और आईने के सामने खड़े होते हुए सोचने लगी, हम सोए कब थे और हम अपने रूम में कैसे आए? हमें कुछ याद क्यों नहीं? इतना बोलकर उसने सर झटका और शॉवर लेने लगी। संगीत के बाद ही दोनों के फेरे होने थे, तो सभी टाइम से उस बैंकेट हॉल में पहुंच गए थे। दुआ और उसके फ्रेंड्स रह गए थे। सिम्बा ने गार्ड से बोल दिया था कि सबकी हेल्प करने के लिए और उन्हें सही सलामत हॉल तक पहुंचाने के लिए। एक अकेला सिम्बा पर सारी जिम्मेदारी सौंपना शौर्य को सही नहीं लगा था, इसलिए उसने विशाल को भेजा था उसकी हेल्प के लिए। ये खुशी के भी पल थे और कमज़ोरी के भी। जहाँ तरफ एक सब शादी में उलझे थे, वहीं दूसरी तरफ शांतनु अपने प्लान को अंजाम देने के प्रिपरेशन कर चुका था। या तो उसे मार दो या उसे यहाँ ले आओ, पर आज ये काम हो जाने चाहिए, उसने सामने खड़े अपने आदमी से कहा। सिम्बा के फ़ोन पर एक मैसेज आया और उस मैसेज को पढ़कर उसकी मुट्ठी को कस दिया। तभी विशाल ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अक्सर कर ऐसे माहौल में किसी को कोई ना कोई मिल ही जाता है, तो बता तुझे कोई मिली या नहीं? सिम्बा ने बिना किसी भाव से कहा, सर आप कैसी बात कर रहे हैं? मुझे यहाँ मैडम की प्रोटेक्शन के लिए रखा गया है। हाँ हाँ जानता हूँ, पर आशिकी करने से तो किसी को नहीं रोक सकते ना। इतनी सारी लड़कियाँ हैं, किसी पर तो दिल आया होगा तेरा। बोलने के साथ उसने घर से बाहर आती लड़कियों को देखा। सिम्बा ने भी एक नज़र उन पर डाली तो बोला, नहीं अबे तू सिंगल ही मरेगा। सिम्बा के रिएक्शन पर विशाल बोला। आयशा, चित्रा, ईशा तीनों उसके पास आकर खड़ी हो गई। ऋषि और मोहित भी आ गए। तुम सारे एक ही कार में कैसे जाओगे? विशाल बोला तो उसकी बात पर ऋषि बोला, मैं अपनी कार में कुछ लोगों को अपने साथ ले जाता हूँ। उसकी बात सुनकर विशाल ने सर हिला दिया। आयशा समझ रही थी कि विशाल के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है, इसलिए वो ईशा के साथ ऋषि के कार में बैठ गई और मोहित भी उसके साथ चला गया। बाकी सब पहले ही जा चुके थे, बस दुआ थी जो उसके दोस्त के साथ लास्ट में जाने वाली थी। उसके जाने के बाद विशाल चित्रा के पास आया और धीमे से बोला, कोई तो आज बम लगा रहा है। तो चित्रा ने उसे कनखियाँ से देखते हुए कहा, अच्छा जी? हाँ जी, आपका ख्याल है यहीं फटना का है या अकेले में? आपका ख्याल है यहीं फटना का है या अकेले में? उसने झुककर चित्रा के कान के पास कहा। चित्रा ने उसे एक कोहनी मार दी। विशाल सही से खड़ा हो गया और बोला, अच्छा बताओ, हमारी भाभी को और कितना टाइम लगेगा तैयार होने में? वो रेडी हैं, बस आ रही हैं, चित्रा ने घर की तरफ देखते हुए कहा। तो विशाल ने कहा, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। पर दुआ, चित्रा बोली, ये है ना भाभी का बॉडीगार्ड, ये लेकर आएगा, उसने सिम्बा की तरफ इशारे करते हुए कहा। फिर सिम्बा के पास आकर बोला, भाभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी है तो संभाल कर लाना, उन्हें कुछ भी गड़बड़ लगे तो थोड़ा से भी तो मुझे फ़ोन कर देना। विशाल की बात पर सिम्बा ने सर हिला दिया। वो चित्रा को लेकर चला गया। उसके जाते ही सिम्बा ने अपना फ़ोन निकाला और उसे ऑफ कर दिया। दुआ जब बाहर आई तो उसे कोई नहीं दिखा। कमाल है, शादी हमारी है और सब हमें ही छोड़कर चले गए। बोलते हुए थोड़ा और आगे आई तो उसे सिम्बा दिखा। भैया, क्या सच में सब हमें छोड़कर चले गए? उसने उदासी से कहा तो सिम्बा हल्की मुस्कान होठों पर लिए बोला, तुम्हें मैं लेके जाऊंगा दुआ। पर फिर भी भैया, ये क्या बात हुई? दुल्हन यहाँ है और वो सभी हैं वहाँ। बोलने के साथ ही उसने मुंह फुला दिया।
सिम्बा ने उसके लिए दरवाज़ा खोला तो वो अंदर बैठ गई, पर तभी वो रुक गई और सिम्बा की तरफ देखते हुए बोली, वैसे लग कैसे रहे हैं आज हम? आपकी छोटी बहन की शादी हो रही है, बताइए हम कैसे लग रहे हैं? क्यों? क्यों दुआ, तुम मुझे बार बार भाई बोलकर ऐसे कैसे रिश्ते में बांध रही हो जिसमें मैं बंधना नहीं चाहता? तुम्हारा इस तरह मुझ पर इतना विश्वास करना, मुझे भाई कहना मुझे कमज़ोर कर जाता है। उसने दुआ को देखते हुए मन ही मन सोचा। सिम्बा को कोई जवाब न देते देख उसने सिम्बा को सामने हाथ हिलाए तो सिम्बा अचानक से बोला, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, मैंने इतनी खूबसूरत दुल्हन पहले कभी नहीं देखी। आप सच बोल रहे हैं? उसने आशंका जताते हुए पूछा। सिम्बा ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा और उसका माथा चूम लिया। उसी पल किसी ने उस मोमेंट को अपने कैमरे में कैप्चर कर लिया। सिम्बा दुआ को लेकर चला गया। उस बेसमेंट हॉल में सब पहुंच चुके थे। शौर ने ब्लैक कलर का सूट पहना था जिसमें वो बहुत हैंडसम और चार्मिंग लग रहा था। बाकी सभी के ब्लैक कलर ही पहना था। संगीत के फंक्शन में सबने ब्लैक कलर ही चूज़ किया था। वो सभी तैयार होकर वहाँ दुआ के आने का इंतज़ार कर रही थी। आयशा के पहुँचने पर मन्नत ने उसे पूछा, बेटा दुआ कहाँ है? आंटी वो आ रही है, सिम्बा उसे लेकर आ रहा है। आयशा की बातों से मन्नत को थोड़ा सुकून मिल रहा था। वो मीरा से बातें करने लगी। राधिका को तो ऐसा लग रहा था जैसे उसका दम घुट रहा था। रक्षित हाथों में वाइन का ग्लास लिए अर्थव के पास आया और बोला, भाई कहाँ है वो हुस्न की परी? आंखें तरस गई हैं उसे देखने के लिए। तू बहुत क्यूरियस हो रहा है ना उसे देखने के लिए? अर्थव ने उसे देखते हुए कहा। इसमें गलती भी आप लोगों की है। अब आपने और माँ ने उसकी इतनी तारीफ की है तो क्यूरियोसिटी तो होनी ही थी ना मुझे। तू नहीं सुधरेगा, अथर्व धीरे से बोला। तो रक्षित ने सबकी तरफ इशारे करते कहा, देख रहे हो साले, सारे अनाथों का घर बस रहा है सिर्फ हम दोनों को छोड़कर। तुझे शादी करनी है तो माँ से बोल। क्या भाई, मैं आपको शादी मटेरियल लगता हूँ? नो नो भाई, मैं नहीं शादी करने वाला। बोलते हुए उसकी नज़र उस ओर गई जहाँ चित्रा, पायल, राखी, आयशा चारों खड़ी बातें कर रही थी। उन्हें देखते ही रक्षित फिर बोला, कमाल है, सालों की पसंद भी गजब है, कोई वनीला तो कोई स्ट्रॉबेरी है। अभय उन चारों के पास आया और बोला, दुआ कहाँ है? तो आयशा बोली, वो आ रही है, ऑन द वे। अभय ने आयशा को देखा तो आज पहली बार आयशा से मिल रहा था। उसने देखकर उसे कुछ अलग सी फीलिंग आई। तुम्हारा नाम क्या है? अभय ने पूछा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आयशा। राखी आयशा को अभय को बातें करते देख जेलस हुई, पर उसने रिएक्ट नहीं किया। तभी अभय का हाथ पकड़ अनमय उसे दूसरी तरफ ले आया और उसने घूरते हुए कहा, अबे मानता हूँ वो बहुत अच्छी है, पर तू अपनी वाली पर ध्यान दे, मेरी वाली से क्या बात कर रहा था? ज़्यादा पॉजिटिव होने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस उससे दुआ के बारे में पूछ रहा था। बोलते हुए रुका और फिर कुछ सोचते हुए बोला, वैसे उसके घर में कौन कौन है? तो फिर शुरू हो गया, अनमय ने भौं सिकुड़ कर कहा। तो अभय बोला, कुछ उल्टा सोचने से पहले मेरी पूरी बात सुन ले, मैं क्या बोल रहा हूँ। उसकी बात सुनकर अनमय शांत हो गया और उसे देखने लगा। तो अभय बोला, पता नहीं वो मुझे जानी पहचानी लगी, मुझे ऐसे लगता है कि वही है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। नो वे, अनमय एकदम से तेज आवाज में बोला। इधर शौर्य को पेशेंस जवाब दे गया। उसने राज से कहा, दुआ कहाँ है? तो उसकी बात का जवाब देते हुए विशाल बोला, शौर्य उसे सिम्बा लेकर आ रहा है, कॉल कर उसे। शौर्य के बोलने पर विशाल ने जल्दी से सिम्बा को कॉल किया। उसने राज की तरफ देखकर बोला, उसका फ़ोन ऑफ जा रहा है। इतना सुनते ही शौर्य की मुट्ठी भिज गई। वो हॉल से बाहर जाने लगा। सिम्बा की कॉल हॉल के बाहर आकर रुकी। दुआ कार से उतरने लगी तो सिम्बा ने कहा, क्या तुम कभी मुझे माफ़ कर सकती हो? दुआ उसकी बातों पर मुस्कुराते बोली, हमने तो आपको उसी पल माफ़ कर दिया जब आप वापस लौट कर आए। आप फिक्र ना करें, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। थैंक यू बहना, सिम्बा बोला। बहन भी बोलते हो और थैंक्स भी कहते हो। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है और क्या हुई है ये तो नेक्स्ट एपिसोड में ही पता पड़ेगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान।
एपिसोड अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करते जाना। राधे राधे। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।